मैं हूं किशोर अजवाणी। लद्दाख की गलवान घाटी में विश्वासघात का जवाब मिलने के बाद भी चीन के होश ठिकाने नहीं आए। वो लद्दाख जैसी साजिश का विस्तार करने में जुट गया है। लद्दाख के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी भारत की सीमा पर चीन की फौज का जमावना बढ़ने लगा है। चीन का मौजूदा हाल और साजिश वाली चाल हूबहू 1962 की तरह नजर आ रही। तब चीन की सेना ने माओ त्से तुंग के द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाकाम होने से पैदा हुआ असंतोष दबाने के लिए भारत से जंग छेड़ दी। इस बार चीन में शी जिनपिंग थॉट की वाट लग चुकी। चीन को आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना टूट चुका है, यह हकीकत है। शी को डर सता रहा है कि कहीं हांगकांग वाली बगावत की चिंगारी पूरे चीन में न सुलग उठे। इसलिए वो भारत के साथ युद्ध का माहौल बनाकर अपनी नाकामी को राष्ट्रवाद की चादर में, उस लाल कालीन के नीचे दफन करने में जुट गए। उनकी सोच ही नहीं, चाल भी माओ त्से तुंग जैसी दिख रही। फ्रांस में पैदा हुए और अब भारत में रह रहे एक पत्रकार हैं, नाम है क्लॉद एरपी। उन्होंने 5 साल पहले इंडियन डिफेंस रिव्यू में एक लेख लिखा था। चीन, तिब्बत और भारत के इतिहास पर गहरी पकड़ रखते हैं क्लॉद एरपी। उन्होंने बताया था कि माओ की कृषि और आर्थिक नीति फेल होने के बाद चीन में 1961-62 में 4-5 करोड़ लोग भूख से मर चुके थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही माओ का विरोध शुरू हो गया था, जो इन दिनों खुद को चीन की राजनीति से रिटायर्ड घोषित कर चुके थे। माओ, उनका विरोध शुरू हो गया था। जनवरी 1962 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की बैठक बुलाई गई, जनवरी, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तब के चेयरमैन लुई शाओकी ने यह कहकर माओ की नीतियों पर ताना मारा कि एक इंसान की पैदा की हुई तबाही ने पूरे चीन पर हमला कर दिया। यह कहा गया उस मीटिंग में। इसी बयान के बाद माओ त्से तुंग ने चीन में सरकार की बागडोर फिर से अपने हाथ में थामी। 1962 के शुरुआत के कुछ महीनों में चीन ने भारत की सीमा पर जगह जगह अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। चीन के अंदर यह हो रहा था, बॉर्डर पर वो ये कर रहा था। इसे जिगसॉ पैटर्न कहा गया, आरी की तरह टेढ़ी मेढ़ी मोर्चेबंदी। माओ के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई। वो उस वक्त भी भारत से शांति से विवाद सुलझाने की बातचीत कर रहे थे। इसलिए मई जून तक किसी को सपने में भी शक नहीं हुआ कि चीन बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। फिर 13 सितंबर 1962 को चीन में चाओ माओ की जोड़ी की चाल सामने आई। चीन ने लद्दाख सेक्टर में 6 जगहों पर भारत की सेना की ओर से घुसपैठ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, चीन ने। और इसके 1 महीने के अंदर ही 6 अक्टूबर को चीन ने जंग का ऐलान कर दिया। शी जिनपिंग की सरकार का इरादा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। लद्दाख में जमीन हड़पने में नाकाम होने के बाद चीन यही आरोप लगा रहा है कि भारत ने उसकी सीमा में घुसपैठ की। वो लद्दाख के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी जंग की आग को हवा दे रहा है। एक बार फिर वो 1962 दोहराने की तैयारी में लग रहा है। लेकिन वो भूल गया है कि भारत 58 साल पुरानी गलती नहीं दोहराएगा। चीन की आंखों पर शक्तिशाली होने की घमंड की पट्टी बंधी है। उसे लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की तैयारी देखकर भी भारत के इरादे दिखाई नहीं दे रहे। उसे समझ में नहीं आ रहा कि भारत उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है, युद्ध का भी, क्योंकि चीन हालात ही कुछ ऐसे बनाता जा रहा है। साहिर लुधियानवी ने लिखा था, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही।
जो खून हमने नजर दिया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। धोखेबाज चीन का नया पैंतरा। फिर चीन ने चली टेढ़ी चाल। चीन एक तरफ कर रहा है बातचीत का ढोंग, दूसरी ओर जारी है जंग की तैयारी। ढोंग और धोखे के लिए दुनिया में बदनाम चीन अपने इस चरित्र से बाहर आ ही नहीं सकता। पहले उसने गलवान में भारत पर धोखे से वार किया, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। भारत के वार से जख्मी हुआ चीन फिर बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की पेशकश करने लगा। भारत ने फिर उसे मौका दिया। दोनों देशों में बातचीत हुई और चीन पीछे हटने के लिए भी राजी हो गया। 22 जून को मोल्डो में भारत के साथ बातचीत के बाद समझौते में चीन ने कहा था कि वो न सिर्फ अपनी सीमा से सेना पीछे हटाएगा, बल्कि विवाद वाले मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाएगा भी। चीन ने ऐसा पहली बार नहीं कहा था। 6 जून को भारत के साथ बातचीत में भी चीन ने लगभग ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन जिस तरह चीन ने 6 जून के वादों को तोड़ दिया, उसी तरह 22 जून के समझौते की शर्तों से भी वो अब धीरे धीरे पीछे हट रहा है। चीन को 22 जून को हुए समझौते के तहत विवाद वाली जगहों से पीछे हटना था, लेकिन उस समझौते के ठीक उलट चीन ने फिर जंग जैसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है। चीन अब पूरे एलएसी पर जगह जगह ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच बात और बढ़ सकती है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चीन की ताजा हरकत, जो 22 जून को हुए समझौते से बिल्कुल उलट है। चीन ने एक बार फिर पैंगोंग झील में सीमा के पास सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। इसके अलावा चीन ने गलवान घाटी में भी अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू यह है कि उसने डेप्सांग में भी फौज बढ़ा दी है। चीन ने एलएसी पर इसके अलावा भी कई जगहों पर अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन जानकारों के मुताबिक चीन एक शातिर चाल चल रहा है और वो धीरे धीरे इसे अंजाम देने की कोशिश में लगा है। दरअसल चीन ने पहले पैंगोंग में विवाद किया, इसके बाद उसने गलवान घाटी में विवाद को हवा दी। माना जा रहा है कि अब चीन डेप्सांग को विवाद का केंद्र बनाना चाहता है। इस जगह पर चीन 2013 में भी विवाद कर चुका है। चीन एलएसी पर जगह बदल बदल कर तनाव बढ़ा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत का जवाब। भारत के जवान उसे हर मोर्चे पर पटखनी दे रहे हैं। इससे चीन बौखला उठा है और वो एक के बाद एक विवाद को तूल दे रहा है। चीन जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद भारत मौके का फायदा उठाकर कुछ उसकी जमीन न हट पले। इसलिए चीन एज ए डिफेंसिव मेजर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। साथ ही साथ चीन की जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्निक है, उसके तहत वो डराना चाहता है। चीन पैंगोंग और गलवान के बाद अब डेप्सांग को विवाद का अड्डा बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसकी बड़ी वजह डेप्सांग का रणनीतिक महत्व है। डेप्सांग में चीन की सेनाओं ने जिस जगह जमावड़ा शुरू किया है वो डेप्सांग प्लेन से 21 किलोमीटर दूर है, जबकि दौलत बेग ओल्डी से इसकी दूरी 23 किलोमीटर है। दौलत बेग ओल्डी पर भारत की वायुसेना का अड्डा है। चीन को भारत का ये सैन्य अड्डा सबसे ज्यादा अखरता है। दौलत बेग ओल्डी पर भारतीय वायुसेना के अड्डे को चीन अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऊंचाई। चीन के लड़ाकू विमान को यहां तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है। इसलिए वो इस जगह के इर्द गिर्द भारत को उलझाना चाहता है और एलएसी पर भारत को दूसरी जगहों पर कमजोर करना चाहता है। लेकिन भारत चीन की साजिश को समझ रहा है और यही वजह है कि भारत भी चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।
कुछ हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट भी की भी लिफ्टिंग की है वहाँ पे मौजूद होती है, ऐसी खबरों में बताया जा रहा है। भारत भी इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है और वो इसको समझते हुए भारत ने भी अब पूरे कदम उठाए। चीन पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर अपनी सेनाओं का जमावड़ा बढ़ा रहा है। इसके साथ ही वो पूरे एलएसी पर जंग जैसी तैयारी करता नजर आ रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि चीन एलएसी पर किस तरह की हरकतों पर उतर आया है और कहां-कहां उसने अपनी सेना की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन ने एलएसी पर लद्दाख में पेंगोंग झील, गलवान, डेप्सांग के आसपास अपनी सेनाएं बढ़ाई। इसके साथ ही वो डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी के पास भी भारतीय सेनाओं को उलझाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख के अलावा चीन ने सिक्किम में भी सीमा पर अपने जवानों की संख्या और हथियार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा पर चीन हथियार और सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ चीन उत्तराखंड में भी इस तरह की हरकतों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। वो भारत के ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है, लेकिन समय मांग रहा है ताकि किसी तरह वो दुनिया को ये बता सके कि चीन 15 जून की कार्रवाई के कारण पीछे नहीं हटा है। इसीलिए वो बार बार विवाद को छेड़ रहे हैं। हालांकि चीन ने एलएसी पर ऐसी हरकत पहली बार नहीं की है। वो पहले भी एलएसी पर अलग अलग जगहों पर इस तरह विवाद को तूल देता रहा है और फिर बातचीत के बाद कदम पीछे खींच लेता है। लेकिन इस बार गलवान में हमारी सेनाओं ने जिस तरह उसे सबक सिखाया, उससे वो ऐसा बौखलाया हुआ है कि पूरे एलएसी पर ही विवाद के शोले सुलगाने में जुटा हुआ है। एक तरफ वो बातचीत की पेशकश कर रहा है, बातचीत के दौरान कदम पीछे खींचने को राजी हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन मुकर जाता है। चीन विवाद बार बार इसलिए छेड़ रहा है कि चीन नहीं चाहता कि स्टैंड ऑफ जल्दी खत्म हो। चीन स्टैंड ऑफ को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि चीन का यह मानना है कि अगर स्टैंड ऑफ जल्दी खत्म होता है तो दुनिया इसको चीन की हार मानेगी। चीन हार मानने को कतई तैयार नहीं है। चीन ने एलएसी पर जगह जगह अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने के अलावा गलवान में जिस पेट्रोल पॉइंट 14 पर 15 और 16 जून की रात झड़प हुई थी, वहां उसने कुछ टेंट लगाने भी शुरू कर दिए। सैटेलाइट तस्वीरों से यह सामने आया है कि चीन ने गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास भी टेंट लगा लिए हैं। हालांकि सेना ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में गलवान इलाके में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास टेंट साफ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से एक बार फिर यह साफ हो जाता है कि चीन के लिए बातचीत के कोई मायने नहीं है। चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद है और भारत जवाबी पलटवार भी कर रहा है। एलएसी पर चीन के सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने की खबर मिलते ही भारत ने भी अपनी सेनाएं बढ़ा दी। भारत ने भी डेमचोक, कुयूल, डेप्सांग और मुर्गो में अपनी सेनाएं बढ़ा दी। इसके अलावा भारत ने गलवान में भी सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ तैयारी तेज कर दी। भारत ने चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए लद्दाख में वायु सेना को भी मुस्तैद कर दिया है। दौलत बेग ओल्डी में वायुवीर पूरी तरह से तैयार है। भारत ने सीमा पर चीन को जवाब देने के लिए सुखोई 30 MKI तैनात कर दिया है। इसके साथ ही मिराज 2000 और जगुआर लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा भारत ने अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर और C-47 चिनूक को भी एलएसी पर तैनात कर दिया है। चीन ने एलएसी पर कई जगहों पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन उसका असली निशाना डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी है। यहां वो तनाव बढ़ाकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और यहीं उसकी बुरी नजर लगी हुई है। चीन सिर्फ भारत के साथ जंग का खेल नहीं खेल रहा। नए दोस्त हों या पुराने दुश्मन, चीन को बस एक ही चिंता है कि किसकी जमीन कैसे हड़पी जाए। उसने नेपाल का दोस्त बनकर उसकी जमीन हड़प ली। भारत से दुश्मनी करके जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जापान के साथ भी उसका जमीन का झगड़ा पुराना है। पूर्वी चीन सागर में 8 टापुओं का एक समूह है जिसे सेनकाकू आइलैंड्स कहा जाता है। जापान के इन टापुओं पर कोई आबादी नहीं है। उसका इस्तेमाल सिर्फ जापान के नौसैनिक और मछुआरे करते हैं।
इन पर चीन की नजर 50 साल से गड़ी। खबर है कि अप्रैल से अब तक चीन इन टापुओं के आसपास अपने 67 जहाज भेज चुका है। कुछ किया नहीं, बस जहाज भेज दिए। चीन की इस हरकत का मकसद सिर्फ जापान को हेकड़ी दिखाना है। ऐसा करके शी जिनपिंग जापान को भी उकसा रहे हैं कि वो जवाबी कार्रवाई करे, ताकि वो जापान से जंग का खतरा दिखाकर चीन में पनप रहा अंदरूनी विद्रोह दबा सके। चीन की वायुसेना के विमान पिछले एक हफ्ते में 6 बार ताइवान में घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसा करके चीन ने ताइवान के साथ अमेरिका को भी आंखें दिखाने की कोशिश की। ताइवान को चीन अपना ही हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ने अभी इसी साल ताइवान को 18 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1368 करोड़ के टॉर्पीडो देने का समझौता किया, ताकि ताइवान चीन की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। अमेरिका अच्छी तरह समझ रहा कि चीन पर सुपर पावर बनने की सनक सवार है। इसीलिए एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन को 2 टूक चेतावनी दी कि चीन की हरकतों पर अमेरिका की बर्दाश्त की हदें पार हो चुकी हैं। अमेरिका की आंखें खुल चुकी हैं। हालांकि सिर्फ चेतावनी भर से चीन के घमंड का ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। क्या है ना कि शी जिनपिंग इस वक्त कम्युनिस्टों के राष्ट्रवाद के शेर पर सवार है। उससे नीचे उतरेंगे शेर से तो राष्ट्रवाद का वही शेर उन्हें खा जाएगा। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने पर आमादा है। वो चीन को चौतरफा युद्ध की आग में घेर देने पर तुले हैं, बिना यह सोचे कि युद्ध की आग में अगर भारत, जापान, ताइवान को झुलसाने की कोशिश करेंगे तो चीन को भी राख होने से बचा नहीं पाएंगे। चीन को महंगा पड़ा भारत से उलझना। भारत की कूटनीति से चीन को लगा झटका। भारत के दोस्तों ने भी दी चीन को चेतावनी। पूरी दुनिया में अकेला पड़ा चीन। एलएसी पर चीन को भारत से उलझना काफी महंगा पड़ गया है। बॉर्डर पर एक तरफ भारत की सेना चीन को सबक सिखा रही है, तो दूसरी ओर कूटनीति के मोर्चे पर लगातार वो घिरता जा रहा है। भारत से उलझकर चीन चारों खाने चित हो चुका है। एलएसी पर हमारे जवान लगातार चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कूटनीति के मोर्चे पर भी चीन फंसता जा रहा है। दुनिया में भारत के दोस्त मुल्कों ने भी चीन को कड़ी चेतावनी देनी शुरू कर दी है। अमेरिका और जापान ने चीन को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अब उसकी दादागिरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। चीन को सबक सिखाने के लिए अब हिंदुस्तान के दोस्त खुलकर सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया के नेताओं से रिश्ते अब चीन पर भारी पड़ने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती दुनिया में मशहूर है। चीन के खिलाफ अब अमेरिका और जापान भी चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह का बर्ताव कर रही है, उससे अमेरिका की जनता की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। पिछले 1 दशक में ट्रंप प्रशासन ने ही इस खतरे को महसूस किया है और हम अब इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिका अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सीधा निशाना बना रहा है और ट्रंप प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि अब चीन को मोहलत देने का वक्त खत्म हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो साफ कह रहे हैं कि अब चीन को सजा देने का वक्त आ गया है। अमेरिका अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का खतरा पहचान गया है और उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। अमेरिका लगातार चीन को सम्मान देता था, लेकिन चीन की हरकतें ऐसी नहीं है। ऐसे में अब अमेरिका के अच्छे व्यवहार के दिन लद गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में चीन को जवाब दिया जाएगा। हम चीन के लोगों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की हरकतों के खिलाफ। अमेरिका का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर सीधे हमला बोलना यह साबित करता है कि अब अमेरिका चीन को सबक सिखाने की तैयारी में है। इसीलिए वो अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सबसे कमजोर नस पर वार कर रहा है। अमेरिका के एनएसए का बयान सिर्फ चीन को दिखाने के लिए है, चीन को डराने के लिए है, लेकिन
भारत चीन स्टैंड ऑफ के मुकाबले में या उसके तथ्य में इसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका की इस चेतावनी से चीन तिलमिला उठा है, लेकिन वो पूरी दुनिया में इस कदर घिर चुका है कि अमेरिका को सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा। इसीलिए उसने जापान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका पर वार करना चाहा। जापान समेत दूसरे सभी देश अपनी जमीन पर अमेरिका की मिसाइल को तैनात न होने दें। ये सभी देश अमेरिका की महत्वाकांक्षा के लिए खुद की बलि न दें। चीन अमेरिका की चेतावनी से बौखलाया हुआ है, इसीलिए वो भारत के एक और दोस्त जापान के बहाने अमेरिका पर वार कर रहा है। इस तरह वो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश में है। चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा है वो और बढ़ गया है और तीव्र हो गया है। दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब अमेरिका को कार्रवाई करता है तो चीन उंगली उठाता है, जब चीन को कार्रवाई करता है तो अमेरिका उंगली उठाता है। चीन ने जापान के बहाने भारत और अमेरिका पर जिस तरह से हमला करने की कोशिश की, उसका जापान ने चीन को करारा जवाब दिया। जापान ने भी चीन की नौसेना को प्रशांत महासागर में सबक सिखा दिया है। दरअसल जापान के युद्धपोत ने चीन की एक पनडुब्बी का पता लगाया। चीन की पनडुब्बी दक्षिण जापान के ओकिनावा द्वीप के पास पकड़ी गई। इसके बाद जापान की नौसेना ने चीन की पनडुब्बी को खदेड़ दिया। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर के द्वीपों को लेकर विवाद है। दोनों देश इस इलाके के द्वीपों पर अपना दावा करते हैं। ये द्वीप 1972 से जापान के पास हैं और चीन इनके लिए विवाद करता रहता है और युद्ध की धमकी भी देता है। चीन एक बार फिर यही कर रहा है। मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, इंसानी हुकूक के किसी घर नहीं जाता। घर फूंक तमाशा देखने में जुटा है वो, लेकिन फितरत से बाज नहीं आता। कहते हैं जिसके मन में चोर बैठा हो वो सब कुछ चोरी छिपाई करता है। जो खुलेआम जंग लड़ने का मादा नहीं रखता ना, वो चुपके चुपके शरारतें करने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो अपनी सेना को मुखौटा बनाता है, लेकिन हर मोर्चे पर आतंकियों के बूते लड़ाई लड़ता है। सेना सिर्फ मुखौटा, लड़ाई असली आतंकी लड़ रहे हैं। फिर चाहे वो भारत हो या फिर अफगानिस्तान हो, दोनों ही जगहों पर आतंकियों की फौज को जंग लड़ने के लिए वो भेजता है। पाकिस्तान के सामने आज से नहीं बल्कि कुछ दशकों से अपने ही घर की आग से खुद को बचाने की लड़ाई चल रही। जिस आग के ढेर पर पाकिस्तान के हुक्मरान अपने मुल्क को खड़ा कर रहे हैं, कभी भी मुल्क की कहानी खत्म हो सकती, क्योंकि आतंकियों को पालना अब पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी बन चुकी। स्टेट पॉलिसी मतलब पूरे देश के लिए बनी सरकारी नीति जिस पर मुल्क चला करते हैं। 90 के दशक से तो यह चरम पर है। बेनजीर भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक पाकिस्तान का खेल खूब चला, लेकिन कारगिल की जंग के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के खेल को समझ गई। परवेज मुशर्रफ ने यही कायराना हरकतें खुलकर करनी शुरू। आतंकियों की फौज तैयार करने में आईएसआई और पाकिस्तान की सेना की भूमिका बढ़ गई। अब फिर पाकिस्तान का दुर्भाग्य यह रहा कि 9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में डेरा डाल दिया और धीरे धीरे पाकिस्तान की पोल खुलने लगी। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर अमेरिकी फौज ने उसके अंजाम तक पहुंचाया। अब पाकिस्तान की बेशर्मी यह कि इमरान खान, मौजूदा प्रधानमंत्री, खुद ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। चोरी छिपे नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर इमरान खान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार जिस पाखंड से पर्दा उड़ जाए वो किसी काम का नहीं रहता। अब तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां सरकार आतंकियों को पालती, उन्हें तैयार करती और उन्हें पड़ोसी मुल्कों में हमले करने के लिए भेज देती। अमेरिका की एक ताजा रिपोर्ट फिर यही बताती कि किस तरह पाकिस्तान जानबूझकर आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान
समझने को तैयार नहीं। जिन आतंकियों को भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया आतंकवादी मान चुकी, उन्हें भी पाकिस्तान पलकों पर बिठाता। पाकिस्तान को गलतफहमी यह है कि उसके कुछ दोस्त हैं जो उसके साथ खड़े हों। चीन से उसे बहुत उम्मीद है, जो कुछ अपना कारोबार फैलाने के लिए और कुछ हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए हमेशा उसके काम आ ही जाता है। अब सवाल यह कि आखिर मतलब की यारी और बेमतलब की दुश्मनी किसी मुल्क का क्या भला करे? दहशत के दानों पर धोखेबाज चीन मेहरबान। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। आतंक पर अमेरिका की रिपोर्ट से सदमे में इमरान। आतंकिस्तान को अब सबक सिखाएगा हिंदुस्तान। लंबे समय से पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिहाद का खूनी खेल खेल रहा है। आजादी के बाद से पाकिस्तान बॉर्डर पर दहशतगर्द तंजीमों को खाद पानी मुहैया करा रहा है। दुनिया के तमाम देश ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगाह बन चुका है। दुनिया की तमाम एजेंसियां पाकिस्तान को शक की नजर से देखती हैं, लेकिन उसका सदाबहार दोस्त और धोखेबाजी में उस्ताद चीन ऐसा नहीं मानता। चीन भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को मौन सहमति देता है। चीन हर मंच पर आतंकिस्तान को बचाने की कोशिश करता है। चीन पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए उसके रक्त चरित्र का भी समर्थन करता है। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ शक्तिशाली देश लामबंद होने लगे हैं, जिसका ताजा सबूत है अमेरिका की एक रिपोर्ट, जिसमें दहशत से दोस्ती निभाने वाले पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। रिपोर्ट में अमेरिका ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर भारत और अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठन फल फूल रहे हैं। अमेरिका ने इस रिपोर्ट के जरिए यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई का सिर्फ दिखावा करता है, जबकि खूंखार आतंकियों को वहां खुली छूट मिली हुई। इमेजिन करिए कि पाकिस्तान के साथ में कोई हमारी तनातनी ना हो, हमारी दुश्मनी ना हो, तो जितनी हमारा जो फौजों का जो फोकस पाकिस्तान की तरफ होता है वो सारा चाइना की तरफ हो जाएगा, और चाइना ये बिल्कुल कतई नहीं चाहता कि इस प्रकार की स्थिति बने। तो यही सब चलते, इसी के चलते चाइना जो है वो पाकिस्तान को हमेशा मदद करता रहता है, चाहे वो फौजी साजो सामान को लेकर हो। अमेरिका की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद से माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। उसने पाकिस्तान को हद में रहने की चेतावनी देने के साथ साथ चीन को भी इशारों इशारों में यह समझा दिया है कि उसका पाकिस्तान को समर्थन देना ठीक नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी यह अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह चीन और पाकिस्तान की चालबाज जोड़ी एक साथ मिलकर भारत को घेरने के मिशन पर काम कर रही है। दरअसल चीन भारत को कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ उलझा कर रखना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि एलओसी पर शांति बहाल करने की कोशिश कामयाब हो। यही वजह है कि चीन हर मोर्चे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। चीन पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए पैसे देता है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने की कोशिश करता है। आतंक के मुद्दे पर चीन कभी पाकिस्तान का विरोध नहीं करता। चीन FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने की कोशिश भी करता है। यही नहीं, चीन और पाकिस्तान को एक साथ सबक सिखाने के लिए भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयास और तेज कर दिए हैं। इससे तब और रफ्तार मिली जब अमेरिका ने पाकिस्तान को
आतंक के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया और जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बल पर हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। हिंदुस्तान ने इस साजिश से जुड़े सबूत भी पाकिस्तान के सामने पेश किए, लेकिन पहले की सरकारों की ही तरह इमरान की कठपुतली सरकार ने भी जैश ए मोहम्मद को क्लीन चिट दे दी। यही नहीं, पाकिस्तान अब भी भारत में पुलवामा जैसे हमले करने की योजना बना रहा है। लिहाजा इस बार अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान सिर्फ दिखावे वाली कार्रवाई न करे, बल्कि जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों पर वाकई में लगाम लगाए। अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान भारत को निशाना बना रहे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को अपनी जमीन से ऑपरेट करने दे रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को अब जैश के सरगना और ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किस तरीके से अपनी मुहिम चला रही हैं और इन आतंकवादी संगठनों को घेर रही हैं। आज जब हम इसके बारे में बात करें तो 100 से अधिक आतंकवादी 1 जनवरी से लेकर अभी तक हमने इनके मार दिए हैं। सारी तंजीमों के जो मुख्य लीडर हैं वो धाराशायी हो चुके हैं और इस समय जो मनोबल है इन आतंकवादी संगठनों का वो काफी गिरा हुआ है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने भी उम्मीद जताई है कि सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान पर अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई। मतलब ये कि संयुक्त राष्ट्र भी अब पाकिस्तान की आतंक नीति को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान का मीडिया अभी से हाय तौबा मचाने लगा है। पाकिस्तान का मीडिया अमेरिका और भारत की दोस्ती से चिढ़ने लगा है। अच्छी तौर पे समझता हूँ कि उसको गारंटी थी जब ये नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, एक बहुत बड़ा जलसा किया और वहाँ का अपने वोटर को अश्योर कराया कि ये उनको सपोर्ट करेंगे। अब इंतखाबात होने तक, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में होने तक ये उसको गारंटी है कि आपके कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा, न सैंक्शन लगेंगी, न यूएन हरकत करेगा, न वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमैनिटेरियन प्लेन से इंसानी हकूक के तमाम अदारे खामोश रहेंगे। पाकिस्तान का मीडिया अपने मुल्क की काली करतूतों को छिपाने के लिए अमेरिका और भारत की दोस्ती पर सवाल भले खड़ा कर रहा, लेकिन वो इस हकीकत से मुंह नहीं चुरा सकता कि भारत के खिलाफ आतंक के जरिए छद्म युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ रखा है और अब इस छद्म युद्ध में चीन अपने फायदे के लिए बढ़ चढ़कर उसका साथ दे रहा है। जिन्हें रोटी, दवाई या लंगोटी तक नहीं मिलती, बताओ तो उन्हें परमाणु बम की क्या जरूरत है। कांति मोहन सोज ने लाइनें लिखी थी, पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती। एक ऐसा मुल्क जो बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया, बचा कुचा कोरोना ने छीन लिया, दुनिया भर के सामने कटोरा फैलाया खड़ा है, पर आदत से बाज नहीं आ रहा। इस बार जर्मनी की एक खुफिया रिपोर्ट दावा करती है कि पाकिस्तान तेजी से परमाणु बमों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है। लेकिन पाकिस्तान की इस फितरत को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी। भारत ने 1974 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया और उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बयान दिया था, कहा था कि पाकिस्तान घास खा लेगा, भूखे पेट रह लेगा, लेकिन परमाणु बम बनाकर रहेगा। यह बयान केवल जुल्फिकार अली भुट्टो का नहीं था, यह असल में पाकिस्तान की फितरत है। उस वक्त भी पाकिस्तान खस्ताहाल था। भारत से 71 की लड़ाई में पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका था। 71 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने लिखा था कि लड़ाई में पाकिस्तान ने अपनी आधी नौसेना को खो दिया, 1/3 फौज यानी थल सेना को खो दिया, 1/4 वायुसेना को खो दिया। यानी जो कुछ बनाने में पाकिस्तान ने 1947 से 1971 तक के 25 साल लगाए थे, 1971 की लड़ाई में उसका एक बड़ा हिस्सा खो दिया। और जब किसी मुल्क की फौज का सफाया होता है तो पूरा मुल्क गर्त में चला जाता है। यह तो पाकिस्तान के साथ 1971 में हो चुका था।
जब जुल्फिकार अली भुट्टो घास खाकर परमाणु बम बनाने का ख्वाब देख रहे। और आज तो हालात और भी बदतर हैं। खाने को जो घास थी उसे भी टिड्डियां खा चुकी हैं। पाकिस्तान के नेता जो हैं वो टिड्डियां खाकर कोरोना का इलाज ढूंढने में लगे हैं। लेकिन परमाणु बम का भूत सिर से अब भी नहीं उतरा है। यह है फितर। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, इतिहासकार भी, इंटेलेक्चुअल हैं, हसन निसार। पाकिस्तान के बड़े इंटेलेक्चुअल में गिने जाते हैं, बड़े बुद्धिजीवी। हसन निसार ने पाकिस्तान के ही एक चैनल को कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू दिया और कहा कि पाकिस्तान जाहिलों का देश है जो एटम बम का मतलब भी नहीं जानता। उन्होंने पाकिस्तान को समझाया कि उकसा उकसा कर एक पड़ोसी को पाकिस्तान ने अपना दुश्मन बना लिया, फिर एटम बम बनाकर और बड़ी गलती कर दी, फिर उस एटम बम की रोज धमकियां देकर फिर गलती कर रहा है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ एटमी जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। यह पाकिस्तान के पत्रकार ने ही पाकिस्तान को कहा और हकीकत भी बिल्कुल यही है। भूख और गरीबी से जंग लड़ने की बजाय पाकिस्तान चुपके चुपके भारत से जंग की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अंजाम क्या होगा यह पूरी दुनिया जानती है। कोरोना काल में परमाणु ताकत बढ़ाता पाकिस्तान। भारत के खिलाफ एटमी जंग की तैयारी करते इमरान। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसे ही छीछालेदर नहीं हो रही। पाकिस्तान को ऐसे ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में बनाए नहीं रखा है। पाकिस्तान पर ऐसे ही सुपर पावर अमेरिका इल्जामों की बौछार नहीं कर रहा। पाकिस्तान के काले कारनामे ही उसकी छवि को मटिया मेट कर रहे हैं। चोरी छिपे साजिशों का मकर जाल बुनने और आतंकियों से दोस्ती निभाने की वजह से ही पाकिस्तान अब दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर आ गया है। चीन से दोस्ती की कस्में खाने वाले पाकिस्तान पर दुनिया के तमाम देश पैनी नजर रख रहे हैं। और इसी कड़ी में जर्मनी को एक ऐसा राज पता चला है जिससे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बदनीयती का पता चलता है। जर्मनी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान लगातार परमाणु शस्त्र जमा कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां एक और पूरी दुनिया इस समय परमाणु निरस्त्रीकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है, वहीं पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु बमों में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है, इसका शक तो पहले से जाहिर किया जा रहा था। लेकिन किसी को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि कोरोना महामारी के बीच भी पाकिस्तान पर अपनी एटमी ताकत बढ़ाने का ऐसा फितूर सवार होगा कि वो तमाम कायदे कानून को ताक पर रख देगा। जर्मनी की सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार के जखीरे में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने के लिए और ज्यादा परमाणु बम बना रहा है। पाकिस्तान परमाणु बम के अलावा जैविक और रासायनिक हथियार भी इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान अवैध रूप से जर्मनी से इन हथियारों को बनाने के लिए कल पुर्जे खरीदने की कोशिश भी कर रहा है। हमारे देश में भी इस बात को समझना चाहिए और इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर, चिंताजनक और सीरियस डेवलपमेंट है कि अगर वो एनबीसी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। और मेरे पास इसका सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन जो मेरी नजर में आता है कि इफेक्टिव डेटरेंस। पाकिस्तान कभी किसी भी तरह से और नहीं समझेगा सिवाय डेटरेंस के। जर्मनी की रिपोर्ट में पाकिस्तान समेत ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया पर भी घातक हथियार बनाने का शक जताया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में जर्मनी के संस्थानों को खास तौर पर इस बात की चेतावनी दी गई है कि इस तरह के हथियारों को विकसित करने और उनके रख रखाव के लिए पाकिस्तान पश्चिमी देशों पर निर्भर है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि वो तकनीक और कल पुर्जों के लिए जर्मनी सहित दूसरे देशों की कंपनियों से चोरी छिपे कोई डील करने की कोशिश करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान लगातार नए वेपन सिस्टम पर भी काम कर रहा है
और ये सब कुछ पाकिस्तान चीन की शह पर भारत को घेरने के लिए कर रहा है। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन बहुत तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान ने भी पिछले 1 साल में परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाया है, लेकिन भारत के परमाणु हथियार चीन और पाकिस्तान दोनों से कम है। भारत के पास चीन के आधे से भी कम परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 150, पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं। चीन ने पिछले 1 साल में 30 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। पाकिस्तान द्वारा ये जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है इंडिया के लिए और इसे हमें स्ट्रैटेजिक लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इसके खिलाफ हमारी सीरियसनेस नहीं दिखी तो शायद उसके कदम 2 आगे बढ़ जाएंगे। जनवरी 2020 तक 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। इनके पास कुल मिलाकर 13,400 परमाणु हथियारों का अनुमान लगाया गया है। लेकिन चीन और पाकिस्तान की परमाणु ताकत बढ़ाने पर काम करना ज्यादा चिंता का सबब है, क्योंकि एक तरफ तो रूस और अमेरिका जैसे देश परमाणु हथियार कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का रूस और अमेरिका की बराबरी के लिए 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करने का लक्ष्य है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चीन दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान की मदद करे और उसे एटमी जखीरा बढ़ाने में मदद करे। बिना चाइना के मदद के, बिना चाइना के सपोर्ट के, बिना चाइना की इकोनॉमिक मदद के पाकिस्तान में वो काबिलियत आ ही नहीं सकती। चोरी छुपे अगर वो बनाएगा कोई चीज तो वो चोरी छुपे चाइना के साथ बनाएगा। पूरे वर्ल्ड में इस समय अगर उसका कोई साथ देगा इन सब गलत हरकतों में तो वो है सिर्फ चाइना। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। हथियारों की होड़ और महत्वाकांक्षाओं के रथ पर सवार ये दोनों मुल्क दुनिया को तबाह करने का सामान बटोर रहे हैं। ऐसे में इन पर लगाम लगाने के लिए सभी देशों को एकजुट होना होगा, वरना ये दोनों मुल्क एक न एक दिन तबाही का सबब जरूर बनेंगे।